जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? कल इतना डीमोटिवेट किया, नहीं हुए डीमोटिवेट हैं? नहीं हुए डीमोटिवेट। चलें जी, अब हम टेक्स्ट को पास करने की बात करते हैं। और जो हमने कल डिस्कस किया था इनिशियली कि हमने इनकम टैक्स जो है वो 2 दफ़ा करना है और स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक बताता हूँ, टैक्स आपको पेपर पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? आपको 50 मार्क्स चाहिए होते हैं पेपर पास करने के लिए। हमें पता है कि हमारे सिलेबस में 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। हमने कल देखा था कि जो ग्रेड ए है इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं और इसकी वेटेज कितनी है? 5 से 10 नंबर की है। ग्रेड बी में हमारे पास क्या आता है? इनकम टैक्स आता है, इसकी वेटेज जो है 60 से 70 मार्क्स ही है। और ग्रेड सी में हमारे पास क्या आता है? सेल्स टैक्स आता है, इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है। और मैंने आपको बताया था कि आपके एवरेज मार्क्स जो आते हैं इसमें से 8 मार्क्स आते हैं, इसमें से आपके देखते हैं बाद में। लेकिन ये जो एरिया है सेल्स टैक्स का, इसमें से कितने मार्क्स आते हैं? 28 नंबर आते हैं। इस इनकम टैक्स में एक स्पेसिफिक चैप्टर है, उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में से 20 नंबर जो हैं आपको पेपर में आते ही आते हैं। इसका मतलब पूरा सिलेबस एक तरफ और ये 3 एरियाज़ को अगर आप जमा करें तो कितने मार्क्स बनते हैं आपके? 56 मार्क्स बनते हैं। कितने मार्क्स बनते हैं? 56। अगर आपके ये 3 एरिया 100% सिक्योर हो जाएं, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो अब हमने कुछ इस तरह से ही चीज़ों को लेके चलना है। और सबसे पहले हमने जो एरिया है ग्रेड ए, जिसकी में से 8 नंबर का पेपर आता है, वो हम डिस्कस करते हैं। अब हमारी बुक का चैप्टर नंबर 22 बनेगा, जिसके मुताबिक हमने क्या करना है, इसको लेके चलना है। अब चैप्टर का नाम है जी हमारे पास सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में टैक्स के कौन से सिस्टम जो है चल रहे होते हैं, वो हमने यहाँ पर देखना है। अब देखिए, ये चैप्टर जो है ना, बेसिकली ये सारा आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर बेस कर रहा होता है। और ये वही चैप्टर है जो आप इकोनॉमिक्स में डिस्कस करके आ चुके होते हैं, आपने I2B में भी डिस्कस किया होता है। हम सारा कुछ इसको ही यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी है सारे, पाकिस्तानी है ना, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानियों को सुबह से लेके शाम तक टैक्स से तो पाला पड़ता ही पड़ता है। तो हर पाकिस्तानी बेशक पढ़ा लिखा है या नहीं, वो टैक्स के बारे में कुछ ना कुछ राय रखता है। तो टैक्स क्या होता है? ओ भाई, तू हर एक से पूछ रहा हूँ, तेरी बारी आएगी तो कहना अच्छा मुझे पता ही नहीं है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू, उसे क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। हाँ भाई, टैक्स से कहते हैं अवाम के पैसों में से जो हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है। अब बता तू, जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है आवाम को, उसके बदले में जो आवाम से लेती है उसे टैक्स कहते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज कब देती हैं? जो ये स्कूल वगैरह हो गए, अच्छा, वेलफेयर जो प्रोवाइड करती है, उसके बदले में जो हमसे पैसे लेती है उसे टैक्स कहते हैं। हाँ भाई, टैक्स कैसे कहते हैं? टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट आवाम से मतलब पैसे लेती है हर मतलब चीज़ खरीदने पे, उसके ऊपर जो हमारी खरीदो फरोख्त पे जो गवर्नमेंट पैसे ले रही है वो क्या है? टैक्स है। हाँ भाई, गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट इनकम। सर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए वो हमसे टैक्स लेती है। होता क्या है? अपने एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए वो रेवेन्यू इकट्ठा करती है। अपने एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है उसे क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। हाँ भाई, सर वो पैसे जो फर्म और हाउस होल्ड सर गवर्नमेंट को दें सर, उससे हम टैक्स देते हैं। जो पैसे फर्म हो गई या घर वाले हो गए जो गवर्नमेंट को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू इज अ टैक्स। टैक्स क्या होता है? जो खरीदो फरोख्त पे जो पैसे पे
जो खरीदो फरोख्त पे पे करते हैं उसे टैक्स कहते हैं। तो आपको टैक्स आता है, पेपर पास, यही है ना, टैक्स तो आता है, आपको पेपर पास हो गया। अब आप सबने तकरीबन जवाब ठीक ही दिया है और टैक्स यही होता है। अब बेसिकली हमने देखना है कि टैक्स किसे कहते हैं और टैक्सेशन किसे कहते हैं, उसको देखते हैं। टैक्स का मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिससे गवर्नमेंट, हुकूमत क्या कर रही है, रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है। किसके ज़रिए? लॉ मेकिंग बॉडी के ज़रिए। अब लॉ मेकिंग बॉडी क्या होती है? पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में कानून पास करती है और उस कानून के ज़रिए वो क्या करती है, हमारे से टैक्स वगैरह ले रही होती है। और वो पैसे इकट्ठे कर क्यों रही है? ताकि वो उसे क्या कर सके, अपने अखराजात पूरे कर सके, अपनी गवर्नमेंट को चला सके। उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सेशन कहलाते हैं। मतलब अपने खर्चे पूरे करने के लिए जो आवाम से गवर्नमेंट पैसे ले रही है कानूनी तौर के ऊपर, लीगली तौर के ऊपर, अंडर द लीगल प्रोसेस, उसे हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स। मैं आज एक बिजनेस शुरू करता हूँ और मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ जी मेरे पार्टनर बन जाए। भाई मैं बिजनेस शुरू करके गवर्नमेंट को अपना पार्टनर बनाता हूँ, मैं उनको उनका प्रॉफिट शेयर करता हूँ। यहाँ पैसे गवर्नमेंट को मैंने दिए हैं, बट ये टैक्स नहीं कहलाएगा, ये टैक्स नहीं कहलाएगा। मेरी एक फर्नीचर की शॉप है, गवर्नमेंट वाले आते हैं मेरे से कुर्सियाँ बाय करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, मुझे उनसे पैसे आए हैं, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, ये टैक्स नहीं कहलाएगा। टैक्स क्या है कि वो कानूनी तौर के ऊपर मेरे से रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, मेरे शेयर में से, मेरे प्रॉफिट में से, मेरी इनकम में से, मेरी वेल्थ में से, उसे हम क्या कहते हैं? टैक्स कह रहे होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? लीगली। क्या होता है? लीगली, कानूनी तौर के ऊपर क्या करना है? गवर्नमेंट ने लेना है। आप कोई भी टैक्स का नाम ले लें, उसका कोई ना कोई रेलेवेंट कानून मौजूद है, उस कानून के तहत गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स ले रही होती है। कोई भी टैक्स का नाम ले लें, आप किसी टैक्स हमने लगाना सैलरी के ऊपर ले रहे हैं तो भाई इनकम टैक्स है। आप कहते हैं जी हमने उसके एसेट्स के ऊपर टैक्स लेना है, इनकम टैक्स है। आप कहते हैं जी उसने गुड्स इंपोर्ट करनी है, हमने टैक्स लेना है, कस्टम टैक्स आ जाएगा। उसने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमने टैक्स लेना है उससे, फेडरल एक्साइज आ जाएगी। तो हर एक टैक्स का रेलेवेंट कानून है और उस कानून के तहत गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? टैक्स कलेक्ट कर रही होती है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने बताया कि टैक्स क्या होता है, कि टैक्स इज बेसिकली जो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। और यहाँ अब ये रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रही है क्यों कर रही होती है? वेलफेयर के लिए, सर्विसेज देने के लिए, सपोर्ट के लिए, फिर तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है। भाई अब ये जो रोड बना के दिया है, मरियम नवाज ने यहाँ आके 1 विलिंग थोड़ी करनी है कि वो आगे 1 to 5 पे बनी हो, स्पार्टर 1 विलिंग कर रही हो, या शहबाज शरीफ फ्लाईओवर बनाएगा तो उसमें छलांग थोड़ी मारनी है। किन के लिए रोड्स बना रहे हैं? आपके लिए बना रहे हैं। अब वो रोड बनाने से पहले आपके मोहल्ले में थोड़ी आते हैं, ऐलान थोड़ी करते हैं कि जी अल्लाह के लिए हमें चंदा दे दें, हमने रोड बनाने, कहते नहीं कहते। आपके लिए अगर आप अभी कॉलेज आए हैं, ये रोड्स ना होता, ये रोड नेटवर्क ना होता, कच्चे रास्ते होते हैं, कॉलेज जा सकते थे? आपने कभी घुसना भी नहीं था। तो आपकी वेलफेयर के लिए ये पार्क्स बना रही है, किसकी वेलफेयर के लिए? आप लोगों की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, अब इनके इलाज कहाँ पे होते हैं? लंदन में होते हैं, लेकिन आपके इलाज कहाँ पे होते हैं? सरकारी हॉस्पिटल्स में होते हैं। क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में हम कोई पैसे पे करते हैं? नहीं। मेडिसिन फ्री, एजुकेशन फ्री, पैसा कहाँ से आ रहा है? इतने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को सैलरीज पे की जा रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? भाई आपसे ही लेके लगा रहे हैं ना, आपसे लेके लगा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? आपके लगा रहे हैं। तो भाई ये आपसे ही पैसा लेके आपके ऊपर ही लगाया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? टैक्सेशन कह रहे होते हैं। आपका पैसा है, आप पे ही लगाया जा रहा है और गवर्नमेंट लगाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो दूर दराज इलाकों में भी गवर्नमेंट काम कर रही है। थल के रेगिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगा रही है। अब उस रेगिस्तान में दूर दूर तक ना बंदे की ज़ात, लेकिन बिजली खंभे लगा रहे हैं ताकि वो दूर इलाके जहाँ भी तक बिजलियाँ नहीं पहुँचाएँ
रोड्स बना रहे हैं। ये अभी आप लाहौर में रह रहे हैं, अगर लेट्स सपोज लाहौर के सारे फ्लाईओवर ना बने होते, अंडरपासेस ना बने होते, तो ट्रैफिक क्या होनी थी? आप इमेजिन कर सकते हैं। ये कलमा चौक का फ्लाईओवर ना होता, कलमा फ्लाईओवर, ये अंडरपास ना होता, आपकी क्लास सुबह 10 बजे होनी थी और आप 3 बजे कॉलेज घुस रहे होते ट्रैफिक से निकल के। इफेक्ट था। और वो क्या कर रही है? उन्होंने फ्लाईओवर बनाया, अंडरपास बनाया, रोड्स बनाया, रोड खुले कर रही है। किसको फायदा दिया जा रहा है? आपको दिया जा रहा है। या अगर मेट्रो बस, जस्ट इमेजिन अगर ये लाहौर की मेट्रो बस ना होती तो आज आवाम क्या कर रही होती? कितना ये वॉल्यूम जो है सफ़र कर रहा होता। अब मेट्रो बस किसके लिए बनी है? आवाम के लिए बनी है। ये मोटरवे अगर ना होता तो आवाम कैसे ट्रैवल करती? तो जो 5 घंटे में इस्लामाबाद से लाहौर आ जाते हैं, उनको 8-8 घंटे लग रहे हैं जीटी रोड के ऊपर। तो इसका मतलब है सारा कुछ गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है? आपके लिए कर रही है। फिर जस्ट मुझे एक सवाल का जवाब दें, रोड्स के ऊपर ट्रैफिक चल रही है, इतनी अच्छी ट्रैफिक क्यों चल रही है? क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। ऐसे है कि नहीं? अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो ही ना, ख़त्म हो जाए, क्या रोड्स के ऊपर ट्रैफिक चल पाएगी? बताएं। आपको पता है ही नहीं। तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके स्मूथ फ्लो के लिए क्या उन्होंने पुलिस से रखी, ट्रैफिक पुलिस, जो किसको फ़ायदा दे रही है? आपको, ताकि आप इजीली क्या कर सकें, कम्यूट कर सकें, ट्रैवल कर सकें। फिर जस्ट इमेजिन अगर हमारी पुलिस ही ना हो ही ना, एग्जिस्ट ना करे पुलिस, तो क्या आपकी प्रोटेक्शन वगैरह होगी माशरे में? आपको रास्ते में कोई चपेट में निकल जाए, क्या करेंगे? कहाँ कंप्लेन लेके जाएंगे? आपका जान माल महफूज ही नहीं होगा। अब पुलिस मौजूद है, पेट्रोल कर रही होती है, घूम रही होती है, डर होता है यार पुलिस आ गई, मारेगी, पकड़ कर ठाक ले जाएगी। तो आपको जराइम पेशा अफराद से बचाती है, जराइम को रोकने में, आपके वेलफेयर के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वो जो इतना बड़ा पुलिस की नफरी है, इतना बड़ा पुलिस का अमला है, क्या उनको सैलरीज जा रही हैं? क्या उनको तनख्वाहें जा रही हैं? भाई जो उनको सैलरी जा रही है, उनको तनख्वाहें जा रही होती, कहाँ से जा रही है? शहबाज शरीफ अपने घर से थोड़ी लेके आएगा। कहाँ से आएगा? आपसे लेंगे, आप पे टैक्स लगाएंगे, आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, और फिर किस पे खर्च करेंगे? आपके ऊपर ही खर्च करेंगे। किसके ऊपर खर्च करेंगे? आपके ऊपर भी। ये स्ट्रीट लाइट्स देखते होंगे, अगर ये स्ट्रीट लाइट ना हो ही ना स्ट्रीट लाइट, क्या आप रात को चल सकते हैं? नहीं चलेंगे। लगाई है, किसका बेनिफिट है? आपको है। तो आपके लिए, आपके वेलफेयर के लिए, आपको प्रोटेक्शन के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए जब गवर्नमेंट पैसा लेती है और आप पे खर्च करती है, इसे हम क्या कहते हैं? टैक्स कह रहे होते हैं। डन? इसे पढ़ लें। जहाँ पे चीज़ जो आएगा रटे मारने वाली, वो मैं आपको बता दूंगा। जहाँ पे जो चीज़ रटे मारने वाली नहीं है, ये सिर्फ आपकी अब जनरल नॉलेज है, इसको क्रैम नहीं करना। उसके बाद अभी जो हमने बात सारी की है और जो मुझे आप लोगों ने बताया है, अगर हम देखें तो हमारे टैक्स के तो फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद जो हैं, वो 3 ही बनते हैं ना। ये जो 3 नज़र आ रहे हैं आपको, गवर्नमेंट का टैक्स लगाने के यही बुनियादी मकासद हैं। नंबर 1 यही है कि जी रेवेन्यू कलेक्ट करना है ताकि गवर्नमेंट चला सके। जितने सरकारी महकमे हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, इनको रखा हुआ है सरकार चलाने के लिए, तनख्वाहें देनी है, और तनख्वाहों के लिए क्या लगाना है? गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है।
और तीसरा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए कि अमीर से पैसा लेके गरीबों के ऊपर खर्च किया जाता है। तो इन 3 मकासद के लिए तो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ऐसा ही है। यही हमारे क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, टैक्स के बुनियादी मकासद कहलाते हैं, यही है ना। अब हमारा चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन आएगा जो पास्ट पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वो है हमारे पास कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये पास्ट पेपर में कोई 7 से 8 दफ़ा सवाल आया है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अभी जो हमने पढ़े हैं ये तो रेवेन्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव थे। रेवेन्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि पैसा कमाना। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, पैसा। तो ये तीनों रेवेन्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव हैं। भाई पैसा आएगा तो काम करेंगे, पैसा आएगा तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, ये रेवेन्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव है। अब है कि भाई गवर्नमेंट टैक्स तो लगा रही है, लेकिन पैसों के अलावा वो कौन कौन से बेनिफिट्स जो है वो कलेक्ट कर रही होती है, वो हमने क्या करना है यहाँ पर देखने हैं, वो हमने क्या करने हैं यहाँ पर सीखने हैं। दिस इज द मोस्ट फेमस क्वेश्चन। अभी अपने नोटबुक पे लिख लें, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और ये सारा आपका जर्नल नॉलेज पे बेस करेगा, इसको रट्टा नहीं मारना, ये क्रैमिंग वाला नहीं है इसमें सीन। सारा किस पे बेस करेगा, आपकी ये आपकी जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर बेस करेगा। बिकॉज ये सारी बातें वो हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग लाइफ में आप इसको देख रहे होते हैं, आप इसको फील कर रहे होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में शुमार हो रहे होते हैं। अब नॉन रेवेन्यू मतलब पैसों के अलावा है। अब देखते हैं गवर्नमेंट पैसों के अलावा टैक्स से कौन कौन से मकासद जो है वो पूरे कर रही होती है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला है टू स्ट्रेंथन वीक इंटरप्राइजेज बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन और अदर कंडीशन और इंसेंटिव्स फॉर ग्रोथ। अब देखें, पाकिस्तान में एक असूल है, एक कंपनी है, कंपनी ने 29% टैक्स पे करना है। इसका मतलब कंपनी ने अगर 100 रुपया प्रॉफिट कमाया, 29 रुपये किसके प्रॉफिट में से गए, गवर्नमेंट के। एक कंपनी ने लाख रुपए कमाया, उसमें से 29,000 किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास गया। एक कंपनी ने अगर 1 करोड़ कमाया तो 29 लाख किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास। ये एक असूल है। अब कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो टैक्स पे करने की अभी पोजीशन में नहीं होते, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, वो फैक्ट्री स्ट्रगल कर रही है, उसके पास अभी इतनी सेल्स नहीं आ रही, उसकी इतनी कन्वर्जन नहीं हो रही, अभी उसके प्रोडक्ट्स नहीं बन के बिक रहे, नई फैक्ट्री बनी है और वो नई फैक्ट्री है, स्ट्रगल कर रही है, व्हाटएवर, वो टैक्स पे ही नहीं कर सकती अभी। अगर हम उससे टैक्स लेंगे वो क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगी, बैंकक्रप्ट हो जाएगी, अपने खर्चे नहीं उठा पाएगी। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है ऐसे अगर कोई वीक इंटरप्राइजेज है, कोई कमज़ोर इदारा है, उसको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है, मतलब उसका टैक्स माफ़ कर देती है। ठीक है यार, तुमने नई बिजनेस लगाया है, अगले 5 साल के लिए हम तुम्हारा टैक्स क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। अब देखें गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट दी है, टैक्स माफ़ करना। अब गवर्नमेंट को पैसे तो नहीं आ रहे, क्योंकि उसने क्या किया, टैक्स माफ कर दिया कि तुम हमें ना पे करना, बल्कि उन पैसों को बचा के अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना, ताकि तुम्हारी खुद की सपोर्ट हो जाए और तुम क्या कर लो, चल सको। गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार, पाकिस्तान में हर कंपनी का टैक्स रेट 29% है, तुम हमें बस 5% टैक्स पे कर देना, टैक्स रेट कम कर देती है। तो बेनिफिट तो है, क्या है ये, बेनिफिट तो है। ये जो बेनिफिट्स हैं ये किस में आएगा, हमारा नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में। अब गवर्नमेंट को यहाँ पैसे नहीं आए, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स का इस्तेमाल करते हुए ही क्या किया है, एक बेनिफिट हासिल किया है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इज दैट क्लियर, गॉट इट, इसे पढ़ लें।
ये क्लियर है? अगला चलो जी, इसके ऊपर बहस करते हैं, देखते हैं आपका जज्बा हुब्बुल वतनी कैसा है। देखिए, आप लोगों ने वो था ना वचन देना है, गीता पे हाथ रखे कसम खाते हैं, वो वाला वचन नहीं देना, लेकिन सच बोलना है। स्टार्ट फ्रॉम फीमेल्स। आप जाती हैं मार्केट में और आपके पास ऑप्शन है मेड इन पाकिस्तान ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय करने का या मेड इन यूके, कौन से बाय करेंगे? नहीं, ये डिप्लोमेसी नहीं, सही सही जवाब देना है। आप मार्केट में एंटर हुई हैं और आपने जाके जस्ट एक एग्जांपल बाय करना है हेड एंड शोल्डर, 2 रैक्स लगे हुए हैं, एक है मेड इन पाकिस्तान वाला, एक आपने देखा ये है मेड इन यूके वाला, कौन सा बाय करेंगी? शर्म नहीं आई? पाकिस्तान का क्या कसूर है? यहाँ पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी है, अरबों रुपए की फैक्ट्री लगी है, इतने मजदूर काम कर रहे हैं, अगर आप वो नहीं लोएंगी तो वो मजदूर सारे बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? तो नहीं, क्वालिटी तो आपने कैसे क्वालिटी चेक किया, टेस्ट किया था, क्वालिटी अच्छी है। अब आपको क्या पता, माइट भी यूके की क्वालिटी 2 नंबर हो, माइट भी यूके वाला 2 नंबर हो। इसका मतलब आपको भी इंपोर्टेड गुड्स से ज़्यादा मोहब्बत है, पाकिस्तान से नहीं है। सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू। सो जवाब नहीं चेंज करना। कंट्री को करना है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए तो पहले मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने कहा आप गई हैं मार्केट में, आपने बाय करनी है चॉकलेट्स, टॉबलरोन मेड इन पाकिस्तान है, टॉबलरोन मेड इन स्विट्जरलैंड है, कौन सी लेंगी? मेड इन पाकिस्तान। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तान की अच्छी होती है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, पाकिस्तान की चीज़ें लेंगी आप? जाने दें, जाने दें। हर चीज़ बुरी नहीं होती पाकिस्तान में। नहीं, आपके पास ऑप्शन है मार्केट में जाके, आपके पास पाकिस्तानी गुड्स भी हैं और इम्पोर्टेड गुड्स भी हैं, तो कौन से गुड्स लेंगे? चलिए ठीक है, सवाल चेंज करता हूँ। आपके पास लाख रुपये है, मेड इन पाकिस्तान मोबाइल है और एप्पल है, कौन सा लेंगी? अब आप कहें पाकिस्तानी एंड्रॉयड अच्छे होते हैं, मैं बताता हूँ, कौन सा लेंगी? वो तो एप्पल ही। देखा क्या कसूर है पाकिस्तानी इंडस्ट्री का। हाँ भी रहा, तो हमारे पास 10 लाख रुपये है, तुमने जाके मोटरसाइकिल लेनी है, एक है पाकिस्तानी होंडा 125 और एक है BMW GS 350, कौन सी लोगे यार? चेक करो, चेक करो, BMW छोड़े कौन सी लेगा? होंडा 125। और मतलब झूठ बोलते हुए ना चेहरा ही पक्का किया इसने अपना कि मैं आइडेंटिफाई ना हो जाऊँ। हाँ भाई, 20 लाख रुपया है, मार्केट जाते हो गाड़ी खरीदने के लिए, आपको मिलती है आल्टो मेड इन पाकिस्तान। आप जाते हैं ये लोकल मार्केट में, आपको वहाँ मिलती है जापानीज मूव 20 लाख रुपए में, कौन सी लेंगे? जापानीज मूव लेंगे, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी फ्री मार्केट इकॉनमी है, जहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स भी आ रही हैं, लोकल गुड्स भी आ रही हैं, तो भाई ये दुनिया की रीत है, हमारे पाकिस्तान की नहीं। आप जिस भी कंट्री पे होंगे, आपको अपनी गुड्स पसंद नहीं आती, आपको लगता है कि जो हमारे अलावा होती है वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब सुजुकी पाकिस्तान ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्लांट लगा हुआ है, प्रोडक्शन हो रही है, एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट फ्री हैंड दे दे और हर बंदा अपनी गाड़ी इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो लोकल गाड़ी तो बिकेगी नहीं। ऐसे ही है ना? जब लोकल गाड़ी बिकेगी ही नहीं तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होगा? लोकल फैक्ट्री बंद हो जाएगी। लोकल फैक्ट्री क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जब लोकल फैक्ट्री बंद होगी तो वो जितने लोग हैं क्या वो बेरोज़गार नहीं हो जाएंगे? तो क्या गवर्नमेंट का काम नहीं इनको प्रोटेक्ट करना? आपने जाके जो इम्पोर्टेंट हेड एंड शोल्डर लिया था, वो इतने मिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो फैक्ट्री लगी हुई है PNG की कराची में, वो तो बंद हो गई। तो गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट को पता है कि हमने क्या करना है, इनको अब प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? लोकल जब वो बाहर जाते हैं, जब इन्वेस्टर को पकड़ते हैं, इन्वेस्टर को लेके आते हैं, तो उससे कहते हैं भाई साहब आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। जब वो आके आपके मुल्क में, आपके कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपने उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। फिर वो कैसे करते हैं? गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हम इम्पोर्ट्स को क्या कर देंगे? महंगा कर देंगे। कि अगर लोकल ये मार्कर है, लोकल बना है मेड इन पाकिस्तान, तो ये 50 रुपये का। अगर मैं इम्पोर्टेड लूँगा तो कितने का होगा? 500 रुपये का होगा। गवर्नमेंट टैक्स ही इतना ज़्यादा कर देगी कि फिर जब आवाम जाएगी ना, कहेगी यार इससे बेहतर है मैं लोकल ही ले लूँ।
500 का अगर एक लेना है तो लोकल 500 में 10 आ जाएंगे मेरे पास। तो फिर वो क्या करते हैं, इस तरह लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, टैक्स रेट हाई कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, टैक्स रेट हाई कर रहे होते हैं। ये हमारा क्या है, एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में आ रहा होता है। तो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपटीशन से क्या करती है, वो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा कर देती है, उनके ऊपर रेट्स इतने ज़्यादा कर देती है कि उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं रहते। अब आम पर ये कहती है यार 20 लाख की आल्टो ही बेहतर है इससे कि 45 लाख की हम जाके मूव लें। अब सेम कैटेगरी है लेकिन वो इतनी महंगी कर दी है, लोग कहते हैं यार आल्टो पे कर लो गुजारा, कुछ नहीं होता, गुजारा ही करना है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो इसने इस्तेमाल किस चीज़ का किया है, टैक्स का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो आपके कुछ अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको निगेट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स का इस्तेमाल करती है। जैसे हर बजट में गवर्नमेंट सिगरेट्स के ऊपर, पान के ऊपर, ये सुपारी वगैरह के ऊपर हाई टैक्सेस कर देती है ताकि वो आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाए। जब वो आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएंगे लोग कम खरीदेंगे ताकि कंजम्पशन कम हो और वो सेक्टर जो है उसमें लोग ना इतने आए। गवर्नमेंट ये काम कर रही होती है। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। पाकिस्तान की ना जो सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, पाकिस्तान की जो कैश बेस्ड इकोनॉमी है ना, पैरेलल इकोनॉमी, वो बहुत बड़ी है। आपने कभी नोट किया है, आप जब जाते हैं दुकानों वगैरह पे सामान ख़रीदते हैं, वो कभी भी चेक से, बैंक ट्रांसफ़र वगैरह इनसे पैसे नहीं लेते। वो क्या कहते हैं, सर हमें कैश दें। क्या कहते हैं, कैश दें। आपकी पाकिस्तान की जितनी भी होलसेल की मार्केट है वो 90% कैश पे ऑपरेट होती है। आप इचरा बाज़ार चले जाएं, कोई दुकानदार, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट से एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं हमें तो कैश ही चाहिए। आप शालम मार्केट चले जाएं, होलसेलर बैठे हुए हैं, वो क्या लेते हैं, कैश ही लेते हैं, चेक नहीं पकड़ते, जैज़ कैश, इजी पैसा, कुछ भी नहीं लेते। वो कहते हैं नहीं हमें क्या चाहिए, हमें कैश चाहिए। तो भाई पाकिस्तान की कैश बेस्ड इकोनॉमी बहुत बड़ी है। ये छोटे छोटे आपके इस जो दुकानदार हजरात बैठे हुए हैं ये गरीब थोड़ी होते हैं। ये जो एक गली महल्ले का हॉकर है ये गरीब आदमी है। चलें अभी कॉलेज के बाहर एक खड़ा हुआ फ्राइज़ वाला, कितने की फ्राइज़ रोज़ की सेल करता होगा, खुद सोचें। आप उसके स्टॉल के ऊपर आधा घंटा खड़े होकर देखें कितनी सेल्स है। वो 5-6 कॉलेजेस के हब में खड़ा हुआ है, वो उसकी रोज़ की सेल्स तकरीबन 20,000 30,000 की होगी, इतनी तो है उसकी। बिकॉज 100 से कम उसने देनी नहीं है और 100 से कम आपने लेनी नहीं है। तो ठीक है, जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह जाके उससे प्राइस ले रहे हैं वो मिनिमम सेल्स भी कितनी करता होगा, 20 से 30,000 पर डे करता होगा। आप उसकी अगर 30,000 पर डे की सेल्स है तो महीने की कितने की सेल्स हुई उसकी, 9 लाख रुपए की सेल्स है। लेकिन क्या वो अपने हुलिये से लगता होगा? तो क्या गवर्नमेंट करती है, क्या गवर्नमेंट से टैक्स ले सकती है? नहीं ले सकती। फिर ऐसे लोगों को ना फिर गवर्नमेंट पकड़ती है। क्या करती है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट पकड़ती है। वो कहती है कि तुम फाइलर बन जाओ, हम तुम्हें ये भी टैक्स माफ़ कर देंगे, हम तुम्हें ये भी टैक्स माफ़ कर देंगे, हम तुमसे ये भी टैक्स नहीं लेंगे। तुमने ट्रांजैक्शंस करनी है, तुम बैंक से ट्रांजैक्शन करो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुमने कैश पे ट्रांजैक्शन की फिर हम क्या करेंगे, तुमसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शंस हो रही है, कैश में खरीदो फरोख्त हो रही है, उसका तो गवर्नमेंट के पास हिसाब ही नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन जब बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका 1-1 रुपये का हिसाब है। इसने 50 रुपये दिए थे, इससे 50 रुपये आए, इसको 500 दिया, इससे फ़ायदा क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। आपको पता होगा कि भाई इसने कितने इनफ्लो हुआ, कितना इससे आउटफ्लो हुआ। आप उसको उसके मुताबिक उसके एसेट्स निकाल सकते हैं, उसकी इनकम रियल निकाल सकते हैं, उसके टैक्स निकाल सकते हैं। अब अभी जाके बात करें ना प्राइस वाले से, यार कितना कमाते हो, यार बड़ी मुश्किल से पूरी होती है ये और वो, और उसके महीने की उस सेल्स लाखों में होगी, है कि नहीं। आप लिबर्टी में जाएं, लिबर्टी मार्केट में, वहाँ पे एक बैठा होगा स्टॉल के ऊपर, उससे पूछेंगे यार नहीं बड़ी समस्या गुजारा हो रहा है, उसकी रोज़ की सेल्स जो है वो हज़ारों में होंगी। ये फैक्ट है,
तो फिर गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप आएँ, हम आप पे टैक्स नहीं लेते अगर आप बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे। अब कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम क्या लेंगे, आपसे टैक्स लेंगे। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, कि हमें पता चल जाएगा कि कौन कितने पैसे कमा रहा है, कितने पैसे नहीं कमा रहा। वो आपने खबर सुनी होगी चंद हफ्ते पहले कि वो फैसलाबाद में दादी का फ़कीरों ने, भिखारियों ने दादी का क्या करवाया था, 40वां की बरसी करवाई थी, हैं ख़त्म। अब भिखारियों ने, भिखारी उन्होंने क्या करवाया, ख़त्म कराया, और कितने मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए हैं, शाही दावत हुई है। अब दुनिया शौक है, भाई इनके पास पैसा कितना आया, भाई बड़ा पैसा उनके पास, भिखारियों के पास। आप कभी लाहौर में एंटर हों, लाहौर की एंट्रेंस पे दरबार आते हैं, कभी वहाँ पे देखे कि वहाँ भिखारी जो हैं वो पूरी जैकपॉट पे बैठे हुए हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, आता जाता, कोई 5 रुपये 10 रुपये 5 10, वो 10 रुपये एक बंदा नहीं दे रहा, वो गुजरते हुए हज़ारों बंदे 10 रुपये दे रहे होते हैं। तो क्या करता है, आता है भिखारी, बैठता है, अपनी फैक्ट्री ओपन करता है, अपनी टांग तोड़ता है, बैठ जाता है, पैसे कमाता है, आपको वापस अपनी फैक्ट्री क्लोज करता है, घर चला जाता है, पैसे तो कमा रहा है। तो वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कैश बेस्ड इकॉनमी बहुत ज़्यादा है। आपकी गली मोहल्लों में जो हॉकर्स आ रहे होते हैं, ये पैसे ये भी कमा रहे हैं। ये जो आपके यहाँ पे जितने बैठे होते हैं, ये रिटेल आइटम्स वाले, जनरल स्टोर वाले, पैसे तो ये भी कमा रहे हैं, लेकिन इनके पैसों का हिसाब किताब नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर तुम कैश में डील करोगे हम तुम पे क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे। हाँ, अगर तुम बैंक के ज़रिए आओगे हम तुम पे क्या कर देंगे, टैक्स जो है माफ़ कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी। फिर पता है कि भाई मेरे पास 1000 रुपये आया, किसने भेजा, मैंने 1000 रुपया कहाँ लगाया, हर एक चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रेस हो जाएगी। कैश का ट्रेस नहीं हो रहा होता। तो ये भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। बड़े तरीके हैं चीज़ें खरीदने में, बेचने में। कैश पे चीज़ बेच नहीं सकते, कैश पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, यहाँ कर लेती है, गाड़ी नहीं खरीद सकते, गाड़ी नहीं बेच सकते, इस पर लग जाते हैं। फिर बिजनेस में कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बिल नहीं पे कर सकते, सैलरी नहीं पे कर सकते, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर टैक्स को ही इस्तेमाल करते हैं वो नेशनल ऑब्जेक्टिव के तौर के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। आपने अक्सर ये पाकिस्तान में सोशल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का नाम सुना होगा, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो वो घर से थोड़ी पैसे लेके आते हैं, आपके ही होते हैं। वो हेल्थ कार्ड जो है थे या वट एवर, जो भी लंगर खाने वगैरह हैं, ये कहाँ से आते हैं, आपके पैसे हैं, आप पे ही क्या हो रहे हैं, स्पेंड हो रहे होते हैं। टैक्स ही वहाँ पे क्या होते हैं, इस्तेमाल आते हैं। अब देहातों में डिस्पेंसरियाँ खोल रहे हैं, ये सच्चा बच्चा के वो प्रोग्राम अनाउंस करते हैं, तो ये फिर ये पोलियो, उनकी वैक्सीनेशन, छोटे बच्चों के टीके वगैरह, उनकी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट फ्री में करवा के दे रही होती है। आप देखें पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो खुजराब से लेके ग्वादर तक हर घर में पिलाए जाते हैं। 24 करोड़ की आवाम है, थोड़ा कुंबा नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, खिज़ा हो, बर्फ़बारी हो, वट एवर जो भी हो, जो पोलियो वर्कर्स हैं पहुँचते हैं, पिला रहे हैं। अब इसके लिए भी जो पैसा आ रहा है, जो सारा काम हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, टैक्स से ही हो रहा है। उसके अलावा टैक्सेस को ही इस्तेमाल किया जाता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ एज आ बारगेनिंग टूल के तौर के ऊपर। देखिए, आप एक मुल्क के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी आप आएँ हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर दें, कहते हैं क्यों करूँ। आप उनको अट्रैक्ट करते हैं कि आप ऐसा करें, आप आएँ हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, हमारे कंट्री में प्लांट लगा लें, 5 साल तक आपका सारा प्रॉफिट हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। आप आके हमारे कंट्री में मेट्रो बस बना दें, 6 साल तक मेट्रो बस का सारा रेवेन्यू आपका, और टैक्स भी हम आपसे नहीं लेंगे। यहाँ पे होता है, तो ट्रेड कर रहे होते हैं कि आपके अगर प्रोडक्ट्स हमारे मुल्क में आएंगे, टैक्स फ्री है, हमारे प्रोडक्ट्स हमारे मुल्क में जाएँ तो हमें बेचने दो। तो यहाँ पे भी वो क्या करते हैं, बारगेन करते हैं कि जी हमारे मुल्क में ये होगा, आपके मुल्क में ये होगा। तो यहाँ पे भी टैक्स को क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, डिप्रेशन वगैरह में भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को इस्तेमाल करती है। टैक्स रेट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, लोग पैसे जो हैं वो सेव नहीं रखेंगे। अभी देखें ना, जब आपका कंट्री डिप्रेशन में होता है तो लोग सेविंग्स कर रहे होते हैं, जाके बैंक से पैसे रख देते हैं। इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग कहते हैं ठीक है पैसे जमा कर लो, मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट पर टैक्स डबल कर देती है।
अब लोग कहते हैं नहीं नहीं इन्वेस्ट नहीं करना, निकाल खर्च कर दो, तो वो पैसे को सर्कुलेशन में लाने के लिए, महंगाई के अमल को कम ज़्यादा करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को इस्तेमाल कर रही होती है। फिर माशरे में जो गैर मुनसिफाना तकसीम है दौलत की, कि अमीर अमीर से अमीर तर है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट टैक्स को इस्तेमाल करती है कि वो टैक्स लेती है अमीरों से और टैक्स जो है वो किस पे लगाती है, गरीबों पे। सरकारी हॉस्पिटल में कोई मियाँ मंशा जाके इलाज नहीं करवाएगा, लेकिन मियाँ मंशा की जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेके कलेक्ट करके वो किसी ना किसी सरकारी हॉस्पिटल में लाजमी लगाएगी। ठीक है, ये जो आपके लिए पार्क्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे आके कोई भी सहगल वॉक नहीं करेगा, लेकिन सहगल की फैक्ट्री में टैक्स लेके वो आपके लिए पार्क बनाया जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि अमीर लोगों से गवर्नमेंट टैक्स लेती है और किस पर लगाती है, गरीबों पर लगाती है। इसलिए जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती है उससे टैक्स भी उतना क्या किया जाता है, ज़्यादा कलेक्ट किया जाता है। जिसकी इनकम जितनी कम होती है उस पर गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं ले रही होती। तो यहाँ पर भी क्या होता है, टैक्स का इस्तेमाल होता है। फिर साइंस की प्रमोशन के लिए, इन्वेंशन के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन वगैरह को प्रमोट करने के लिए टैक्स इस्तेमाल हो रहा होता है। लोकल फोर्सेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स का इस्तेमाल कर रही होती है। 2025 है, अगर गवर्नमेंट आपकी फोर्सेस की, पुलिस वगैरह को जदीद ना करे तो आपको कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। आप कभी जाके अपने पेरेंट्स से पूछिएगा आज से 20 साल पहले का पुलिस का निज़ाम कैसा था और अब कैसा है। अब सारा चेंज हो गया हुआ है। पहले FIR कटवाना अजाब होता था, अब आप एक ऐप ओपन करते हैं, आप सारा कुछ हो जाता है, ऑनलाइन है, डिजिटल है। आपकी लोकल फोर्सेस की एफिशिएंसीज जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। अगर ये ना होता प्रॉब्लम थी। अब आप एक कॉल करते हैं, डॉल्फिन आ जाती है 15 मिनट में, है क्या नहीं है। तो उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रही हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है, आपसे ही आ रहा है, और वेलफेयर भी किसकी हो रही है, आपकी ही हो रही होती है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। फिर मार्केट में जो मोनोपोली बन जाती है, मोनोपोली आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए होंगे, उनको ख़त्म करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है कि उनके ऊपर हाई टैक्स कर देती है। न्यू एंट्रेंट्स को टैक्स फ्री कर देती है ताकि मोनोपोली ब्रेक हो, लोग आएँ, कारोबार करें, बिज़नेस करें और आपका सारा अमल जो है चलता रहे। तो ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हैं जो गवर्नमेंट ने क्या करने होते हैं, अचीव करने होते हैं। ठीक है, अब ये सवाल ICAP का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन ICAP। इस चैप्टर में से यदि बताएं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अभी जो सारी हमने लिस्ट पढ़ी है डिटेल में, समझ लग गई। अब इसको क्रैम नहीं करना, आपने रट्टा नहीं मारना। आप जाके आप इनको अपनी ही वर्डिंग में लिख देंगे, आपको जो भी आपके डिज़ायर्ड मार्क्स हैं, रेलेवेंट मार्क्स हैं, वो मिल जाएंगे। डन। अब चूँकि बुक हमारे पास आज मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी, तो फिर मैं चूँकि आपको साथ साथ याद भी करवाना है, तो मैं फिर इसको इधर ही वाइंड अप करता हूँ। मैं भी जाके बात करता हूँ, कल मेक श्योर करेंगे कि आपको बुक्स हैंड ओवर हो जाए। फिर कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे और जो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने करना है, ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इस चैप्टर में अगर 12 सवाल आए हैं ना, तो उसमें से 7 दफ़ा यही सवाल आया है कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। गॉट इट। अब ये वही बातें नहीं जो आप PRC में पढ़ के आ चुके होते हैं, ये पूरा चैप्टर ही वही है आपका जो PRC बेस्ड होता है। अब इसके साथ ही ना, जो इसके साथ ही शुरू होता है वो है टैक्सेस को एज अ डेवलपमेंट के तौर के ऊपर कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव से ये हैं टैक्स एज मीन फॉर डेवलपमेंट, तरक्की के लिए टैक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखें, किसी भी एरिया को डेवलप करना, सड़कें बनाना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। वहाँ पे फैक्ट्री लगाना, रोज़गार पहुँचाना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन गवर्नमेंट का काम फैक्ट्री लगाना तो नहीं है, गवर्नमेंट कारोबार तो नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट कहती है कि जी एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो डेवलप भी हो और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, हम डेवलप भी करना चाहते हैं, तो क्या करती है, वो किसी भी एरिया को टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर देती है, इकोनॉमिक जोन जो है वो बना देती है और फिर बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करती है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है कि भाई तुमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, तुमने जो फैक्ट्री लगानी है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ आके लगाओ, तुम यहाँ आके अपनी फैक्ट्री लगा दो,
फिर क्या होगा, तुम यहाँ आके फैक्ट्री लगाओ और यहाँ पे आके तुम्हें वो नहीं करना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर पूरे पाकिस्तान में टैक्स का रेट 30% है, तुम्हारी फैक्ट्री यहाँ पे है, उस पर हम लेंगे 10%। अगर पूरे पाकिस्तान में बिजली का यूनिट 50 रुपये का है, हम तुम्हें देंगे 10 रुपये का यूनिट का। तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, एक आधा बिजनेसमैन आएगा, वहाँ फैक्ट्री लगाएगा। जब फैक्ट्री लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट खुलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग काम करने आएंगे। तो देखा देखी उस फैक्ट्री के साथ एक आधा खोखा खुल जाएगा, तंदूर लग जाएगा, रेस्टोरेंट बन जाएगा। फिर जो बाहर से लोग काम करने आएंगे वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे क्वार्टर बन जाएंगे, फैमिलीज़ आ जाएंगी एम्प्लॉयज़ की, वो स्कूल बन जाएंगे, डिस्पेंसरी बन जाएगी। तो देखा देखी में चंद अरसे में वो क्या हो जाएगा, एरिया पूरे का पूरा डेवलप हो जाएगा। जैसे ये सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, जैसे ये सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये जंगल था, कुछ भी नहीं था। डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने कि ये आपका इंडस्ट्रियल स्टेट है, यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इन्वेस्टर आए, उन्होंने लगाया। आप देखें वहाँ पे दुनिया की हर एक चीज़ है, बड़े से बड़ा आउटलेट वहाँ पे है, लोग बसते हैं, अलग जहान बसता है वहाँ पे। तो अंडर डेवलप एरियाज़ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह के जोन जो है वो हम क्या करते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, इसको दफ़ा पढ़ लें और ये आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। जब वो बिजनेसमैन वहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में तो उनको भी जैसे बिजनेस पे टैक्स देना पड़ेगा, तो हुकूमत को तो कैसे फायदा? क्या नहीं, टैक्स माफ़ कर देती है? नहीं, टैक्स माफ कर देती तो हुकूमत ने तो उसको क्या फायदा हुकूमत को जब टैक्स ही नहीं मिला? भले वहाँ पे इंडस्ट्री लग गई है, इंडस्ट्री लग गई है वहाँ पे आके, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल गया, गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया है कि गवर्नमेंट जो है, जिनके पास इनकम ज़्यादा होती है उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाती है, हाई रेट के ऊपर। जिनके ऊपर इनकम कम होती है उनके ऊपर टैक्स भी क्या करती है, कम लगाते हैं। मतलब जिसकी इनकम 6 लाख रुपए तक है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है, और जिसकी इनकम 4.1 मिलियन से ज़्यादा है उसके ऊपर गवर्नमेंट 35% टैक्स ले रही होती है। तो ये गवर्नमेंट ने स्लैब्स बनाए हुए हैं, जिसकी इनकम बढ़ती रहेगी टैक्स पे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और एक हद तक इनकम पे गवर्नमेंट ने टैक्स ही नहीं लगाया हुआ। फिर ये भी हमने पढ़ लिया है कि जो लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट हो रही होती हैं उस पर गवर्नमेंट हाई टैक्सेस लगा देती है ताकि वो महंगी हो जाए और लोकल इंडस्ट्री जो है वो क्या हो, हमारे लिए बेहतर जो है वो होके चल रही हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर आएगा आगे जाके इनकम टैक्स में कि टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं। देखिए जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स क्रेडिट, कि मैंने गवर्नमेंट को 100 रुपया पे करना है टैक्स का, और गवर्नमेंट ने मुझे क्या किया है, 10 रुपये माफ़ कर दिए। इसे हम क्या कहते हैं, टैक्स क्रेडिट। मैंने कितने पे करने थे, 100 रुपये, गवर्नमेंट ने मुझे क्या कर दिए, 10 रुपये माफ़। ये गवर्नमेंट क्यों माफ़ करती है? गवर्नमेंट कहती है जी वेलफेयर करना तो मेरा काम है, लेकिन आप भी आएँ वेलफेयर में पार्टिसिपेट करें, डोनेशन करें, चैरिटी करें। आप आते हैं, डोनेशंस करते हैं, चैरिटी करते हैं, गवर्नमेंट आपको टैक्स माफ़ कर देती है। ये बेनिफिट तो है, एक एंड से आपको भी बेनिफिट हुआ, दूसरे एंड से वो वेलफेयर डोनेशन वगैरह भी क्या हुई है, प्रमोट हुई है, तो दोनों को क्या होता है, फ़ायदा पहुंचता है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एक ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, खाद होता है, बीज होता है, पानी, डीजल वगैरह, इन लोगों का टैक्स माफ़ कर देती है, टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है, टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रही होती, ये भी गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। फिर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट होती हैं, उनको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है, उनसे टैक्स नहीं ले रहे होते, ताकि ये लोग जो हैं बच्चों को फ्री में एजुकेशन दें, फ्री में तालीम दे रहे हों। तो ये भी बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, ले रही होती है। तो दीज 2 क्वेश्चन आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिनको हम क्या कह सकते हैं, इस चैप्टर में टेकअप कर सकते हैं। डन।
तो इसके साथ हम आज की क्लास यहाँ वाइंड अप करेंगे। आप इनको एक दफ़ा रिकॉल करके आइएगा। कल हम यहाँ से फिर आगे चलेंगे और एक मेक श्योर मैं कल आपको बुक्स हैंड ओवर करवा दूँ। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।